ये बिल्कुल गलत है। आज नायका के इंट्रोडक्शन की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। बड़ी तामझाम में पिछले साल इनका आईपीओ आया था। कई सारे लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस आईपीओ में इन्वेस्ट भी किया था, लेकिन अब मैनेजमेंट के बहुत ही अजीब बिहेवियर की वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स आज रिग्रेट कर रहे हैं। और ये बिहेवियर इतना अजीब है कि मुझे लगता है कि इस पर सेबी की इंक्वायरी बैठने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि अजीब बिहेवियर क्या है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट इतना खतरनाक है कि आपको आज कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसका मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके काफ़ी सारे लेसन्स मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम नायका के इस पूरे ट्विस्ट को डिटेल में समझेंगे। नायका इंडिया का एक लीडिंग कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर है, जिसने इस सेगमेंट में बड़े बड़े इंटरनेशनल जायंट्स को पीछे छोड़ दिया है। नायका की जो आईपीओ प्राइस थी वो 1125 रुपए थी, और 2018 रुपए की प्राइस पर ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। एक वो दिन है और एक आज का दिन। आज नायका की शेयर प्राइस 185 रुपीज़ के करीब है। खैर, ये जो 185 रुपीज़ का आंकड़ा है वो बोनस शेयर को इशू करने के बाद का है। यदि हम बोनस शेयर की प्राइस को एडजस्ट करते हैं तो भी उनकी आज की जो शेयर प्राइस है वो उनके ऑल टाइम हाई से 59% नीचे है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि नायका ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था, खासकर प्रॉफिट के मामले में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में 38% से बढ़ा जरूर है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली आप देख सकते हो कि किस तरह के बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, और इस चीज से इन्वेस्टर्स नाखुश है। देखिए, अभी तक नायका के मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम उनके डायरेक्शन पर या फिर विजन पर सवाल उठा सके, लेकिन 11 नवंबर को उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि सवाल उठाने पड़े हैं। तो बात यह है कि पिछले साल 10 नवंबर 2021 को नायका के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। अब यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब ये जो ट्विस्ट है, इसमें लॉक इन पीरियड का बड़ा रोल है। देखिए, जब हम रिटेल इन्वेस्टर्स किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है। अब ये जो बड़े इन्वेस्टर्स, ये पर्टिकुलरली दो कैटेगरीज में आते हैं। पहले होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। या एंकर इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ खुलने के एक दिन पहले। अब ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं इनके लिए लॉक इन पीरियड होता है 1 महीने का। वही कंपनी के जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि सॉफ्टबैंक ने पेटीएम में लगभग 3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो वो हो गए प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स। तो उनके लिए जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 1 साल का। अब पिछले कुछ टाइम में ये चीज़ तो बड़े आसानी से ऑब्जर्व की है कि जिन जिन कंपनीज के आईपीओ आए हैं, पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स के, जो प्रॉफिट कमाने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे इन्वेस्टर्स काफ़ी जल्दी एग्जिट ले रहे हैं। जैसे एंकर इन्वेस्टर बराबर 1 महीना होने के बाद ही एग्जिट ले रहे हैं। इसलिए जैसे 1 महीने का एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, शेयर प्राइस में फॉल देखने मिलता है। जैसे कि 1 महीने बाद पेटीएम की शेयर प्राइस 13% से गिर गई थी, जोमेटो की 8.8% से, पॉलिसी बाजार की 9.2% से। सिमिलरली जब 1 साल का लॉक इन पीरियड भी खत्म हो जाता है तो उस टाइम जो कंपनी के प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें अगर कंपनी में दम नहीं लगता है तो क्विकली बहुत बड़ी मात्रा में एग्जिट कर लेते हैं। और यही कुछ इन स्टार्टअप्स के साथ हुआ है। पेटीएम का ये ग्राफ आप देख सकते हो पिछले 1 महीने का, जहां पर 15 नवंबर को पेटीएम का 1 ईयर लॉक इन खत्म हो गया था, और उसके बाद इन्वेस्टर्स ने हेवीली शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया है। स्टॉक मार्केट में नायका और पेटीएम जैसी न्यू एज कंपनी स्ट्रगल कर रही है। वहीं पर न्यू एज ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्हें हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं और फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है। तो स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के जमाने में वर्किंग प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी बढ़ रही है, और इसके लिए जरूरत है रिलेवेंट स्किल्स की। तो अपना करियर लेवल अप करने के लिए रीलेवल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि लेट्स अज्यूम अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव हैं तो नेक्स्ट करियर जंप आपकी रहेगी बिजनेस एनालिस्ट की। साथ ही आप में से कई सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर बिजनेस रिलेटेड जॉब्स जैसे कि ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग एटसेट्रा, इसमें बेटर पैकेज और बेटर जॉब के लिए स्विच भी करना चाह रहे होंगे। आपको बस 15 मिनट निकालने हैं अपने वर्क शेड्यूल से रिलेवल टीम के साथ काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि रिलेवल बाय अनअकैडमी के कोर्सेज अब हिंदी में भी अवेलेबल हैं, और अब उनका फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करना और भी इजी हो गया है। यू आर जस्ट अ क्लिक अवे टू कनेक्ट विद द बेस्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। और फ्री रिलेवल टेस्ट के साथ आप टॉप कंपनीज जैसे कि स्विगी, केका, शाओमी इंडिया और 800 से ज्यादा कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हैं और अपनी प्लेस वहां पर सिक्योर कर सकते हैं। आज रिलेवल के जरिए 1500 लोगों को जॉब ऑफर्स मिल चुके हैं जिनकी वर्थ 90 करोड़ से भी ज्यादा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके रिलेवल में साइन इन कीजिए और अपना काउंसलिंग कॉल बुक कीजिए, और आज ही अपने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। देखिए, जायज सी बात थी कि नायका को भी इस चीज का डर था कि 1 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद शेयर होल्डर्स हमारे भी शेयर्स बेच देंगे और उससे शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगी, और इसीलिए उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला, और सोल्यूशन था बोनस इशू। अब ये जो बोनस इशू की टाइमिंग है, यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। 10 नवंबर 2022 को नायका का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, तो नायका को पता था कि 11 तारीख को बहुत ज़्यादा सेल ऑफ होगा शेयर्स का,
इसलिए बराबर 11 तारीख को इन्होंने अपना बोनस इशू लाया। बोनस इशू था 5:1, यानी अगर आपके पास नायका का 1 शेयर है तो आपको 5 एडिशनल शेयर मिल जाएंगे। इस तरह से टोटल शेयर आपके हो जाएंगे 6 शेयर्स। और इसी हिसाब से फिर नायका की जो शेयर प्राइस थी वो भी कम हो गई। 1200 के करीब उसकी शेयर प्राइस चल रही थी, डिवाइडेड बाय 6 200 रुपए के करीब शेयर प्राइस आ गई। लेकिन ये जो एडिशनल 5 शेयर्स थे वो लिस्ट होने वाले थे 16 नवंबर को, क्योंकि अगर आप 11 तारीख को बेचना चाहते हैं तो बोनस इशू शेयर करने की वजह से प्राइस तो डिवाइड हो गई है, लेकिन जो 5 शेयर्स आपको एडिशनल मिलने हैं वो आपको मिलेंगे 16 तारीख को। यानी 11 तारीख को आपको पूरे शेयर्स बेचना भी है तो आप नहीं बेच पाओगे, आपको वेट करना पड़ेगा 16 तारीख तक का। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, 5 दिन रुक जाएंगे, 16 को बेच देंगे। लेकिन यहाँ पर और बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जो 5 एडिशनल शेयर्स आपको मिले हैं वो 16 तारीख को आपके अकाउंट में आए हैं, और अगर आप उन्हें 16 या 17 तारीख या 18 तारीख को बेचते हो तो उस पर आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और उन 6 में से सिर्फ 1 शेयर आप बेच सकते हो जिस पर ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। देखो, इंडिया में अगर आप शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ता है। उसमें भी पहले 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर। लेकिन अगर आप किसी शेयर को 1 साल के पहले ही बेचते हो तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो स्प्लिट की वजह से हुआ ये कि उन 6 में से 1 शेयर पे आपको लगेगा 10% टैक्स, 5 शेयर्स पर लगेगा आपको 15% टैक्स, यानी टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। यानी इन्वेस्टर के लिए तो ऐसा था कि हम तो 1 साल के लिए बने रहे, फिर भी हमें अभी 1 और साल बने रहने के लिए बोला जा रहा है। ये एक किस्सा नायका के बोर्ड और मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता है। सबसे पहली चीज़, भले ही नायका के मैनेजमेंट ने ये कहा हो कि बोनस शेयर की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को होने वाली परेशानी तो उन्हें पहले से ही पता होगी। उसके बाद भी कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इस कंसर्न को सामने नहीं रखा, और ये बात हमें बताती है कि नायका के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो आखिर कितने इंडिपेंडेंट हैं। इससे ये चीज़ भी सामने आती है कि आखिर मैनेजमेंट के पास कितनी ज़्यादा पावर है। और जब भी किसी मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं होता, तब सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स को ही सफ़र करना पड़ता है। और ये चीज़ हमने फेसबुक के केस में भी देखी थी कि जहाँ पर मार्क की मनमानी की वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारा पैसा गंवाना पड़ा। हाँ, भले ही मार्क आगे चलकर फेसबुक को टर्न अराउंड करे, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे टाइम इन्वेस्टर्स को तो सफ़र करना ही पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी कंपनी का फोकस अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म शेयर प्राइस पर। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है अपनी शेयर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। अब दूसरा सवाल आता है कि कंपनी ऐसा करती क्यों है। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट पर लगातार प्रेशर बना रहता है इन्वेस्टर्स का, और शेयर प्राइस अगर बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो मैनेजमेंट को रिप्लेस करने की भी बातें होने लगती है। और इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कई बार कंपनी का मैनेजमेंट शेयर प्राइस को कंट्रोल करने में लग जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत डायरेक्शन है। अगर आपकी कंपनी बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देने लगती है तो लॉन्ग टर्म में उसके शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर तो काफ़ी हद तक लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही काम कर रहा है। तो जब ऐसी कंपनीज की बात आती है तो आगे चल के ये कंपनीज कितनी भी अच्छी परफॉर्म करे, लेकिन मैं ऐसी कंपनी से दूरी ही बनाए रखता हूँ, क्योंकि इससे मैनेजमेंट की एक झलक आपको मिल जाती है, और मैनेजमेंट का जो असली इंटेंट है वो ऐसे खराब टाइम में और ख़राब वक्त में ही देखने मिलता है। अब हालांकि मुझे लगता है कि सेबी को इसमें ज़रूर देखना चाहिए कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसे कैसे आप रोक पाएंगे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली नुकसान शेयर होल्डर्स का ही है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद अब कंपनी के CFO दैट इज़ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने भी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। तो कुछ शॉकिंग चीज़ें और भी फ्यूचर में आपको देखने मिल सकती हैं। तो इससे कई बार पता चलता है कि कैसे कंपनी का मैनेजमेंट कई बार आपको पागल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको हमेशा एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह रहना है। और ज़रूर इस वीडियो को भी अपने सारे इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी स्मार्ट बने और इन तरह के गिमिक्स में ना फंसे। इसी तरह के कंटेंट के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।